प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित दो कविताओं की व्याख्या को देखेंगे। पहली कविता है बीती विभावरी जागरी और दूसरी कविता है कार्नेलिया का गीत। और ये दोनों कविताएं आप लोगों को बीबीएम के यूजी थर्ड सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के एमजे 4 पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। पहली कविता है बीती विभावरी जागरी। कवि लिखते हैं कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अर्थात एक युवती अपनी सखी से कहती है कि हे सखी तुम जाग जाओ, क्योंकि बीती अर्थात होता है व्यतीत होना और विभावरी का अर्थ होता है रात्रि। तो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी जो रात्रि है वह बीत चुकी है और तुम उठ जाओ, क्योंकि सुबह हो गई है, इसलिए तुम अब जाग जाओ। आगे वह युवती कहती है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अर्थात अंबर रूपी जो पनघट है उसमें उषा रूपी जो चालाक स्त्री है वह तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है। अर्थात उषा रूपी जो चालाक स्त्री है वह तारा रूपी घड़े से अंबर रूपी पनघट पर पानी भर रही है। कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाहते हैं कि उषा जो है वह तारों को आकाश में डुबो रही है, छिपा रही है। और यही सारी बातें वह युवती अपनी सखी से कहती है और उसे जागने को कहती है। आगे वह कहती है कि खग कुल कुल सा बोल रहा। अर्थात खग कुल यानी कि खगों का जो समूह है, पक्षियों का जो समूह है, वह सुबह हो जाने के कारण कुल की ध्वनि निकाल रही है, पक्षियाँ कलरव कर रही हैं। आगे वह कहती है किसलय का अंचल डोल रहा। अर्थात किसलय का अर्थ होता है नए पत्ते, यानी कि सुबह हो जाने के कारण मंद मंद हवाओं से जो नए पत्ते हैं वह डोल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो उषा रूपी जो युवती है उसका आंचल डोल रहा हो। आगे वह कहती है कि लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। आगे वह कहती है कि लो देखो जो युवती रूपी लता यानी कि लतिका है वह भी अपने अध खिले फूल रूपी गगरी में नवल रस यानी कि मरकंद के नए रस भर करके ले आई है। अर्थात उषा हो जाने के पश्चात प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें वह युवती अपनी सखी से कह रही है और उसे जागने को कहती है। वह आगे कहती है कि अधरों में राग अमंद पिए। अर्थात तुम्हारे होठ जो हैं वे लाल लाल प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो तुमने बहुत तीव्र राग यानी कि बहुत सारा राग पी लिया हो। आगे वह कहती है कि अलकों में मलयज बंद किए। अर्थात तुम्हारे बालों से अलग का अर्थ होता है बाल। तो वे कहती हैं कि हे सखी तुम्हारे बालों से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, मानो ऐसा लगता है तुमने अपने बालों में मलयज यानी कि चंदन की खुशबू को बांध रखा हो। आगे वह कहती है कि तू अब तक सोई है आली। आली का अर्थ होता है सखी। अर्थात वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी तुम अब तक सोई हुई हो। आगे वह कहती है आँखों में भरे विहागरी। अर्थात तुमने अपनी आँखों में एक प्रकार का विहाग भर लिया है और तुम अभी तक सोई हुई हो। तुम अपनी आँखें खोलो और तुम इस निंद्रा से जाग जाओ। पहली कविता की व्याख्या तो हम लोगों ने देख ली, तो चलिए अब हम लोग दूसरी कविता की व्याख्या को देखेंगे। यह कविता है कार्नेलिया का गीत। यह गीत जयशंकर प्रसाद जी की रचना चंद्रगुप्त से लिया गया है। वे लिखते हैं कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सूर धनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ नीच प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंडले उषा सवेरे भरती लुढ़काती सुख मेरे। मंदिरा उंगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। इस गीत के माध्यम से कवि ने भारत की विशेषता को दर्शाया है। वे कहते हैं कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। अर्थात भारत देश प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। जब सुबह होती है और सुबह के समय जब सूर्य उगता है तो उसका लालिमा युक्त प्रकाश हमारी धरती पर पड़ती है और वह प्रकाश हमारे देश को अरुण यानी कि लालिमा युक्त बना देता है और उसी के साथ साथ उसे वह मधुमय भी बना देता है।
आगे वे लिखते हैं कि जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अर्थात हमारा भारत देश ऐसी भूमि है जहाँ पर कोई अनजान लोग भी आते हैं तो उन्हें आश्रय मिल जाता है, यानी कि हमारा भारत देश सभी को आश्रय देता है। आगे वे कहते हैं कि सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। अर्थात यहाँ पर जब सूर्योदय होती है तब तालाबों में कमल के फूल जो हैं वे खिल जाते हैं, और जब सूर्य तरु की शिखरों पर पहुँच जाते हैं और उस पेड़ की शिखाओं से छनकर जो धूप उस पुष्प पर आकर पड़ती है तो वो मानो नाचती प्रतीत होती है, और यह दृश्य बड़ा ही मनोहारी जान पड़ता है। अर्थात यह दृश्य लोगों के मनों को हर लेता है, क्योंकि जब कमल के पुष्प पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वह सौंदर्य देखने योग्य होता है। आगे वे लिखते हैं कि छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अर्थात प्रातःकाल में जब सूर्य उदित होता है तो उसकी जो लालिमा है वह इस धरती के चारों ओर फैल जाती है, तो ऐसा लगता है मानो सूर्य ने मंगल कामना के साथ साथ प्रकृति में चारों तरफ सिंदूर और केसर की वर्षा कर दी हो। आगे वे लिखते हैं कि लघु सूर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ नीज प्यारा। अर्थात लघु सूर धनु यानी कि छोटे से एक धनुष के समान पंक्तियां बनाकर जो मलय की हवाएं हैं, यानी कि मलय की जो शीतल हवा यानी कि पश्चिम की जो हवा है, उस तरफ से जो पक्षियां हैं वे एक छोटे से धनुष का आकार बना करके भारत की तरफ बढ़ती आ रही है, अपनी आश्रय स्थली समझकर। अर्थात भारत में सभी को आश्रय मिलता है। आगे वे लिखते हैं कि बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल। अर्थात कवि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का यशोगान करते हुए कहते हैं कि भारत की जो भूमि है वह करुणामय है, दयामय है, यहाँ पर सहानुभूति की भावना है, यहाँ प्रेम की भावना है। अर्थात यहाँ के जो लोग हैं वह पर पीड़ा यानी कि दूसरों के दुख को देख करके भी दुखी हो जाते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। अर्थात यहाँ के लोग दूसरों की पीड़ा को समझ पाते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही कारुणिक प्रवृत्ति के हैं। आगे वे लिखते हैं कि लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। अर्थात कवि कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र की जो लहरें हैं वह चट्टानों से टकरा कर शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार जो अशांत व्यक्ति होते हैं या कितने भी क्रोधी या विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वे भारत में आकर उनका जो मन है वह शांत हो जाता है। आगे वे लिखते हैं हेम कुंड ले उषा सवेरे, भरती लुढ़काती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। अर्थात प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व आकाश में तारे ऊँघते रहते हैं, तब उषा रूपी जो पनिहारिन हैं वह आकाश रूपी कुएं से अपनी सुनहरी कलश में से सुनहरा जल लुढ़का देती है। अर्थात उषा के आने के पश्चात सूर्योदय हो जाता है, जिससे चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। अर्थात भारत के सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहीं पर ये दोनों कविताएं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।